ओके। तो देखो अब बहुत ही सिंपली मैंने आपको लास्ट का जो कल का लेक्चर था उसमें बताया कि किस तरह से हमने कोडिंग का जो होती है, मतलब जो ट्रिपलेट होते हैं उनको देखना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जो भी कोडॉन्स हम लोग बोलते हैं उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। देखो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले बात तो समझनी है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं ना, जब भी रीडिंग फ्रेम के बारे में बात करेंगे तो हम 5 to 3 यही रीडिंग फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो यही रीडिंग फ्रेम होगा। मान लेते जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोई डीएनए स्ट्रैंड बनाया या आरएनए स्ट्रैंड है ये यहाँ पे। यहाँ सीक्वेंस बेटा हमने इस तरह से लिखा है AUGCU CT, टी नहीं होगा यहाँ पे, GCC नाउ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा ये पोल है और ये पोल है। अब आप बोलता हूँ मैं आपको ये बोलूंगा कि बताओ यहाँ पे कौन कौन से दो तीन ट्रिपलेट है। और अगर आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे ना ट्रिपलेट जो है ये है, मतलब AUG है और फिर CUC है फिर GCC है, अगर आप ऐसा कहोगे तो आप रॉन्ग हो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो रीडिंग फ्रेम हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में जाता है। तो इसका सही चीज क्या होगा, है ना, ओरिजिनल चीज होगी कि मैं यहाँ पे सीक्वेंसेस देखूंगा। एक होगा बच्चों CCG, ये सीक्वेंस है पहला। दूसरा है बेटा CUC और तीसरा है GUA। सो द डायरेक्शन ऑफ रीडिंग इज ऑलवेज 5 to 3। ठीक है, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पे हमने किसी भी एक बेस पेयर को छोड़ा भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं किया कि पहले GUCCG पढ़ लिया, ठीक है, या बाद में C को छोड़ दिया और फिर इसको UCG को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब किसी एक बेस को एज ए फुल स्टॉप, एज ए कॉमा, ठीक है, ऐसा कुछ भी हम कंसिडर नहीं करते। मतलब देखो एक के बाद एक बराबर तीन 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 जो है आपको बेसिस को पढ़ते जाना चाहिए, ट्रिपलेट्स को पढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, तो कल के क्लास में हमने ये तो देख लिया कि वो ट्रिपलेट होते हैं, बट देखो क्या क्या पॉइंट्स है। तो क्या सैलिएंट फीचर है कोडॉन के। एक तो है तो कोडॉन इज ए ट्रिपलेट। अभी ट्रिपलेट है मतलब आपको 61 कोडॉन कोड फॉर द अमीनो एसिड्स and 3 codons do not code for any amino acid, hence they function as a stop codon। तो बेटा ऐसे 61 कोडॉन है और सारे ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट है मतलब तीन तीन नाइट्रोजनस बेसिस का एक एक कोडॉन बनता है। अभी उसके बाद एक और पॉइंट दिया है कि जेनेटिक कोड इज वेरी स्पेसिफिक, इट्स हाईली स्पेसिफिक, मतलब 1 codon कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। ये बात को बड़े ध्यान से समझो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं बच्चों, तो जैसे अगर मैंने ये वाला ले लिया CCU, तो CCU किस चीज के लिए कोड करता है, प्रोलीन के लिए। ये नहीं करेगा कि CCU विल कोड फॉर द हिस्टिडीन एज वेल एज प्रोलीन, ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई भी एक कोडॉन है सिर्फ एक ही किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोडॉन कोड करता है, रेफर करता है। तो इसीलिए कोडॉन का मतलब जो है वन सिंगल जो लेटर है, वर्ड है, ट्रिपलेट का मतलब एक ही कोई अमीनो एसिड होगा। सो इट हैज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो हम लोग इसे कहते हैं इट इज अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी बेटा राइबोसोम्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे सीक्वेंस CCU है, ठीक है, तब तब बेटा प्रोलीन ही लगाया जाएगा। अगर सीक्वेंस उन्होंने AGU पढ़ा तो बेटा सेरीन ही लगेगा। ये बात को समझो। ठीक है, तो कोडॉन जो होते हैं वो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी का मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इट इज नॉन एम्बिग्यूअस, ऐसा भी एग्जामिनेशन में ये वर्ड आता है, नॉन एम्बिग्यूअस। ठीक है, कभी भी बेटा एम्बिग्विटी होगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि अगर एम्बिग्विटी होगी, कंफ्यूजन होगा, है ना, इन स्पेसिफिसिटी नहीं, है ना, स्पेसिफिसिटी नहीं होगी, तो बेटा फिर तो प्रोटीन कुछ भी बना सकता है। हर बार वैसा ही प्रोटीन बने ऐसा जरूरी तो नहीं होगा। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि उस जेनेटिक कोड से सिर्फ वैसा ही प्रोटीन बने, तो स्पेसिफिसिटी बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखो कि जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। इसका क्या मतलब होता है, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, इसका मतलब होता है कोई भी एक अमीनो एसिड के लिए, है ना,
एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया है ना, आर्जिनिन के लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है ना, सेरीन के लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है। क्यों है? क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए बेटा 61 कोडॉन अवेलेबल है। सो सम अमाइनो एसिड, सबके लिए तो नहीं बोल रहे, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। अब एक्चुअली ऐसे दो ही है जो आप जानते हो जिसमें सिर्फ 1 अमीनो एसिड 1 कोडॉन है ना, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन का ही कल मैंने बताया था आपको। तो 1 कोडॉन, एक सिंगल कोडॉन जो होता है, एक सिंगल कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करे, ये है स्पेसिफिसिटी, ये है नॉन एम्बिग्विटी। बट एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन की अवेलेबिलिटी होना, इसको बोलते हैं डिजेनरेसी। क्या क्लियर है आपको? ठीक है, दोनों चीजें एक के नीचे एक है, आप समझो। जब आप कोडॉन की तरफ से सोचोगे, है ना, इस कोडॉन का क्या मतलब है, तो आंसर है कि यही एक अमीनो एसिड इसका मतलब है। मतलब आप कोई भी कोडॉन उठाओगे तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर ही अमीनो एसिड सिलेक्ट होगा, दैट इज द स्पेसिफिसिटी। नो एम्बिग्विटी, नॉन एम्बिग्विटी, अनएम्बिग्विटी। बट अगर आप अमीनो एसिड की तरफ से सोचोगे, मान लेते हैं मैंने अर्जिनिन बोला, तो अर्जिनिन के लिए कितने कोडॉन है? नहीं सर, एक से ज्यादा है, 6 है। वैलिन के लिए एक से 4 कोडॉन अवेलेबल है फॉर वैलिन। देख लो यहाँ पे, ये देखो, ये वैलिन वाला डब्बा है, यहाँ पूरा बॉक्स है। तो आप देख सकते हो इस बॉक्स में, है ना, इस डब्बे में बेटा वैलिन 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 4 वैलिन, 4 बार वैलिन है। बट वैलिन, है ना, GUU है तब भी वैलिन लगेगा, GUC है तब भी वैलिन होगा, GUA है तब भी वैलिन होगा, GUG है तब भी वैलिन होगा। मतलब वैलिन के लिए 4 कोडॉन अवेलेबल है, बट GUU इस कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड अवेलेबल है, वो कौन सा है? वैलिन है। तो जब मैं इसके तरफ से सोचूंगा, कोडॉन की तरफ से सोचूंगा, तो देयर इज अ नो एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। GUU दिखा मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही अमीनो एसिड आएगा, वैलिन, उसके अलावा कोई दूसरा आएगा क्या? नहीं। बट मैं जब वैलिन बोलूंगा, वैलिन अमीनो एसिड बोलते हो सर, इसके लिए 4 प्रकार के कोडॉन हो सकते हैं, GUU, GUC, GUA, GUG, ये सर। तो आपको क्लियर है? आपको क्लियर है बच्चों? तो जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. तो वैसे भी मैंने जैसे आपको बताया भी कि देखो, एक तो 20 अमीनो एसिड्स है यार, 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन है। मतलब यार एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन तो अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक्सेप्शन कौन है? AUG है, मतलब मिथियोनिन है। मिथियोनिन के लिए एक ही कोडॉन अवेलेबल है, वो डिजेनरेसी नहीं शो करता। या ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन के लिए एक ही कोडॉन अवेलेबल है, वो डिजेनरेसी नहीं शो करता। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बेटा हमें चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। जैसे मैंने आपको समझाया अभी, मतलब बेटा एक ट्रिपलेट होने के बाद तुरंत उसका दूसरा ट्रिपलेट पढ़ा जाएगा, उसके बाद तीसरा ट्रिपलेट पढ़ा जाएगा, उसके बाद मतलब कंटिन्यूअसली हमें ट्रिपलेट्स को रीड करना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में कोई छोड़ दो, बोले कि ये फुल स्टॉप है या कॉमा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो इसको हम लोग कहें कि द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन कंटिन्यूअस फैशन। कंटिन्यूअस फैशन का मतलब एक ट्रिपलेट बाय ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बाय ट्रिपलेट आपको रीड करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते, एक ट्रिपलेट पढ़ा, फिर उसको एक को छोड़ दिया, फिर दूसरा ट्रिपलेट पढ़ा, फिर, है ना, फिर 2 और छोड़ दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट है बेटा कि ये कॉमालेस तो है ही, बट यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ कि यस, जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग भी होता है। इट्स कॉमालेस एंड नॉन ओवरलैपिंग, इट्स नॉन ओवरलैपिंग। अच्छा, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सीक्वेंस के साथ समझाता हूँ। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे बेटा ये सीक्वेंस मैंने बनाया, दिस इज अ सीक्वेंस AUG, CUC, GUG, GC, CCG, इस तरह से सीक्वेंस है बच्चों। अब मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ, मतलब ये फ्रेम है AUG, फिर CUC, फिर GUG, ये मैं ऐसे पढ़ता हूँ, कॉमालेस। ठीक है, ये 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है। ठीक है, क्योंकि 5 to 3 हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा ट्रिपलेट में भी, कोडॉन में भी पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होती है मतलब 5 to 3 ही हमें पढ़ना है, बट ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, जस्ट आई एम टेलिंग यू।
कॉमा तो होता नहीं। देखो जैसे कि आपने AUG पढ़ा और उसके बाद बोला कि सर हम लोग बाद में UGC पढ़ेंगे, फिर GCU पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। ये ओवरलैपिंग नहीं होती, ना ही ओवरलैपिंग है, ना ही कॉमा है, ना ही फुल स्टॉप है। मतलब जब आप एक कंप्लीट ये सीक्वेंस पढ़ लोगे, उसके बाद का दूसरा पढ़ना, इसी को हम कंटिन्यूअस फैशन बोलते हैं। नो ओवरलैपिंग, नो फुल स्टॉप, नो कॉमा। यस एवरीवन, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में इसके जो भी नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है ट्रिपलेट का कोडॉन है, तो इनमें वो सारे ये पॉइंट जो है बेटा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें ये नॉन ओवरलैपिंग वाला पॉइंट ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिखा तो ये है नहीं, तो आप लोग लिख लो, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट हैज अ पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब है कि मैं सीक्वेंस को AUG पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये 5 डैश हो या 3 डैश है, ठीक है। अगर ये ऐसा सीक्वेंस लिखा है AUG, इधर 3 डैश है तो यहाँ पे, तो बेटा ये सीक्वेंस एक्चुअली GUA है, क्योंकि हम हमेशा इसे 5 to 3 डैश पढ़ते हैं। सो इट ऑलवेज हैव द पोलैरिटी, है ना, वी ऑलवेज हैव दिस पोलैरिटी इज देयर। यस, नॉन ओवरलैपिंग नेचर है। यस, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे 7 खत्म हो रहा है तो ये 8 है, ये 9 है, इस तरह से आप समझो ये पॉइंट्स है। यस एवरीवन, ठीक है। और एक और बात, अब 5वें पॉइंट पे आते हैं कि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अब नियरली यूनिवर्सल का मतलब है थोड़े बहुत एग्जांपल आपको एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हमारी एनसीईआरटी बात करती है। नाउ सी, ए पर्टिकुलर कोडॉन कोड्स फॉर द सेम एमिनो एसिड in all organisms, from bacteria to higher plants and animals. That means if you say AUG, it will always code for the methionine. Either it is in the bacteria, in the ant, in the elephant, in any plant, anyway. If you select any species on earth, the GUU will only code for the valine. So it's a universal. It will not change. And we have did it, we have observed it, and it is true. That means GUU, GUC, GUA, and GUG only code for valine in all organisms, all the different species that we know. Yes, so that it is a universal. ये language सबके लिए है, all the living organism. इसीलिए तो so that we can say that all we have the common ancestors. Otherwise, how? By this molecular way we can prove the bacteria are our ancestors. Why? Because they have the same nature of the coding sequences as we have in our DNA. Yes, the same mechanism is there for the protein synthesis. Okay. For example, from bacteria to the human, UUU would code for the phenylalanine. Some exceptions to the rule have been found in mitochondrial codon. So there is some exception, and in some protozoans, some protozoan जिसमें जैसे कि यहाँ AUG है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में GUG is a start codon. It will code for methionine in case of the mitochondria. That is only one difference. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा difference नहीं है. It's not too much difference. But still, we have to understand this. है ना? Moreover cases, it is universal only. In mitochondria also, valine, for valine, it is same. There is no exception for valine. Yes, somewhere it is different. So genetic code is nearly universal. Nearly universal. Yes. Then next point is genetic code has an initiator codon, जो अभी हमने बताया. Now देखो, AUG has a dual function. It's a initial codon because it codes for the methionine always. I just told you many times. It codes for methionine, and it also acts as a initiator codon, or it is called as what, the start codon. Always, anytime, the protein synthesis will start from the AUG by default. By default, it will always code for the AUG. AUG has a dual function. It does for
it actually code for the methionine, but it is the initiator codon, it's the start codon. So that we say it has a dual function. Okay, last point, genetic code has a stop codon also. The stop codons are where 61 are only codons code for the amino acids, and 3 do not code for any amino acid. Hence, they are called as a nonsense codon, nonsense codon. But they help to stop protein synthesis. So also they also have only have the one function. Hence, they are called as a stop terminator codon or stop codon or terminator codon. For example, UAA occur, UAG amber, and UGA opal. Yes, yesterday I have explained you how to remember this. You know, opal, gopal, amber center में A है, and UAA is occur. Yes, everyone, है ना? बताया था ना कल? No. So understand here, it's a very simple thing, very simple thing. So these are all the characteristic of the, what we can say, the codons. One point I want to add here, in case of the bacteria, the AUG not only code for methionine. In case of the bacterial cell, AUG code for the the sequence AUG codes for the what when formyl methionine, that is what the thing, formyl methionine, a modified form of the methionine. That's only the thing, you know, in case of the bacteria, prokaryotes. The AUG codes for the formyl methionine, that we'll see in the protein synthesis also, so don't worry about that. But I will repeat here one more time. In prokaryotes, the AUG codes for the formyl methionine, not only methionine. Okay, sure. For example, यहाँ पे methionine तो लिखा है, आपको दिख रहा है ना, you can see here. So this is a methionine, but in case of the this is a methionine, but in case of the prokaryotes, it codes for the formyl methionine. मतलब एक methionine को एक formyl group CH3 group attach कर दिया जाता है, ठीक है, या methyl group attach किया जाता है. So that's it, we have to understand here. So now genetic code has a stop codon, and so that actually codons are 61. So how about what amount of the tRNA? Obviously, now you have to understand that if there are 61 codon, so possibility there must be 61 tRNA must be there, because there must be the 61 anticodon. But the case is not like that. ठीक है, मैं अभी आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे बता के रखता हूँ कि टीआरएनए के जो वेरिएशंस है ना, वो लेस देन 61 है. दे आर नॉट दैट मच, दे आर लेस देन 61. एनीवे, नाउ यहाँ पे आते बेटा म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के ऊपर. हमने देखो ये वाला पॉइंट बच्चों मैंने आपको पहले भी समझा के रखा हुआ है. लास्ट जो जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है ना, पॉइंट म्यूटेशन क्या चीज है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है ना, सिकल सेल एनीमिया किस तरह से ग्लूटामिक एसिड को वैलिन की पोजीशन पे लगा दिया जाता है. All these things I have told you in our genetic basis of inheritance or mutation. मैंने क्रोमोसोमल एबरेशंस भी आपको बताए है ना. यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि देखो ओरिजिनल सीक्वेंस है राम हैज रेड कैप. Now insert a letter B in between has and red, it becomes Ram has BREDCAP. तो बेटा मीनिंग ही बदल गया, जहां पे इंसर्शन हो उसके बाद में सारा मीनिंग बदल गया. ठीक है, दैट्स इट, है ना. अब हमें अगर हम लोग BI ये वर्ड यूज करते हैं तब भी बेटा राम हैज BREDCAP, मीनिंग बदल गया. बट insert the 3 letter together, Ram has big red cap. Now okay, फ्रेंडशिप मेंटेन्ड है. तो मैंने ये चीज तब भी आपको बताई थी कि अगर मैं 1 या 2 बेस पेयर्स को ऐड कर दूंगा, बीच में इंसर्ट कर दूंगा, तो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा. बट अगर हम लोग 3 बेसिस को ऐड करेंगे, 3 बेसिस को, वो भी कंटिन्यूअस मैनर में, मतलब आप सोचोगे कि बी यहाँ पे ऐड कर दिया या इधर ऐड किया जी,
तो वैसे नहीं होगा। कंटिन्यूस मैनर में अगर हम टी बेस पे अगर ऐड करते हैं तो बेटा उसको हम लोग कहेंगे, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे थोड़ा मीनिंग बदल जाएगा बट फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट होता है तो इसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशंस को। तो नाउ सी, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल बेटा, इसके बहुत सारे टाइप आपको मैंने लास्ट जो क्लास है वहां पे आपको मैंने बताया भी है, इसके नोट्स भी आपको मैंने दिए हैं। ठीक है, सो नाउ विल फोकस ऑन दिस, है ना, दैट इज व्हाट द प्रोटीन सिंथेसिस। देखो लास्ट क्लास इन वी हैव स्टडीड अबाउट द हाउ द डीएनए फॉर्म्स द एमआरएनए और हाउ द डीएनए फॉर्म द एचएनआरएनए, एंड एचएनआरएनए का स्पाइसिंग होगा, कैपिंग होगा, टेलिंग होगा और उससे जो मैच्योर्ड एमआरएनए बनता है, ये सब हमने देखा। उसके बाद क्या होता है, डेफिनेटली उसके बाद यही जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, उसको है ना न्यूक्लियस के बाहर भेज देते हैं। अब वहां पे करना क्या है भाई वहां पे तो उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है ना। सो यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस। नाउ देखो बहुत ही सिंपल से मुद्दे पे आते हैं बच्चों हम लोग, है ना। ट्रांसलेशन है ये। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। नाउ यहाँ अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन बनेगा और इसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, बिकॉज अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दैट बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, so the order and sequences of amino acids are actually defined by the sequences of the bases in the mRNA. Now क्या जो भी प्रोटीन बनेगा, any protein which will form, is it formed from any in random manner? No, it will not form in a random manner. It will be copied. It will be copied with reference to the codons available on the messenger RNA. Yes, that means suppose if we have here something like this is a DNA, this is a DNA having something that is called as the sequence is GTG on here. This is 3' to 5' on the template strand GTG. Yes, and what happens then? It will make the mRNA in the 5' to 3' manner. G है तो बेटा C लगेगा, T है तो यहाँ A लगेगा, and G है तो यहाँ C लगेगा. So we have this CAC in the mRNA. So this is the mRNA having a codon. Okay, this is the DNA template strand. Okay, DNA का template strand है. So we got the CAC. Now see what happens. If you see here very carefully, see. We have here something that is called as what the CAC. If you see the CAC here, it's code for the histidine. So now, whenever be the protein is synthesized, है ना, CAC को रीड करके आपको यहाँ पे हिस्टिडीन ही लगाने का है बस। ठीक है, तो ये देखो, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है, बट यहाँ पे अमीनो एसिड लग गया। तो अब जिस तरह से एमआरएनए में हमको कोडॉन मिलेंगे, द वे है ना, द कोडॉन्स जो भी हमको कोडॉन दिखेंगे, वहां से बेटा सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, है ना, वहां से सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। यस, इट्स अ सिंपल थिंग। नाउ read it. The amino acids are joined by a bond which is known as a peptide bond. और डेफिनेटली जो जो अमीनो एसिड अटैच होते चले जाएंगे, है ना, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हमें बनते हुए नजर आएगा। दिस बॉन्ड विल बी देयर, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स। And you know the formation of peptide bond requires energy. Obviously it needs energy. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है ये भी हम लोग अभी देखेंगे कि अगर मुझे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है दो अमीनो एसिड के बीच में, तो फिर ये एनर्जी कहाँ से आएगी, इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग लेंगे अभी। The cellular factory responsible for synthesizing protein is the ribosome. और जो कुछ भी मेन इवेंट होगा बेटा वो राइबोसोम के ही प्रेजेंस में होगा। राइबोसोम एक्ट्स एज अ साइट। हम कितना भी बोले कि RER है ना प्रोवाइड्स द पोजीशन, RER is the place, but RER is the place. Original site is within the ribosome. The ribosome consists of the structural RNAs. बराबर, ribosome structural RNAs consist करता है, and about 80 different proteins, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स बेटा उसमें प्रेजेंट होते हैं।
राइबोसोम है ना, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, उसमें आरआरएनए के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मैंने जो पढ़ा है आपको, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो राइबोसोम इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, है ना, राइबोसोम देखो वो अपने इनएक्टिव स्टेट में होगा तो इट एग्जिस्ट एज अ टू सब यूनिट्स, वो दो सब यूनिट्स के फॉर्मेट में होता है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, बट जब प्रोटीन सिंथेसिस करने का समय आएगा तो बेटा ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अटैच होंगे। मैं आपको अभी डायग्रामेटिकली सारी चीजें बताऊंगा। द स्मॉलर सब यूनिट्स एनकाउंटर्स एन एमआरएनए। देखो ये सबसे पहले नोट करो कि जो एमआरएनए आता है, मैसेंजर आरएनए आता है, उसको कौन पहचानेगा, हु विल आइडेंटिफाई इट? द आंसर इज द स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट बाद में आएगा। The process of translation of the mRNA to protein begins. तो स्मॉलर आरएनए जो मॉलिक्यूल होता है, राइबोसोम होता है, वो ये प्रोसेस शुरू करा देगा। उसके बाद लार्जर सब यूनिट का रोल आता है। द लार्जर सब यूनिट हैज टू साइड्स। अब उसमें एक्चुअली टू साइड में तीन साइड बताऊंगा, यहाँ तो दो साइड के नाम देते हैं। पी साइड का मतलब होता है पेप्टिडल साइड, ए का मतलब होता है अमीनो एसिड साइड। आई विल टेल यू एवरीथिंग डायग्रामेटिकली। फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड, तो एक के बाद एक अमीनो एसिड्स आते चले जाएंगे, रीडिंग होता चला जाएगा, और बेटा वहां पे आपको अमीनो एसिड का एक पूरा सीक्वेंस बनता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि राइबोसोम जो है ना, ये एक कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है। अब ये पॉइंट मैंने उस दिन भी आपको बेटा आरआरएनए के वक्त बताया था। एट द टाइम ऑफ आरआरएनए आई हैव टोल्ड यू कि 23S इन अ बैक्टीरिया it acts as a ribosome, sorry, वो राइबोसोम जैसा काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। इट विल ना पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, मतलब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी वो करेगा। ठीक है, अ ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन एंड द स्टॉप कोडॉन। मतलब कॉपी जो बनेगी, वो उस दिन मैंने एमआरएनए में बताया था, कल भी बताया, कल की भी क्लास में। कॉपी जो होगी वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर है, उनके बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन है उसकी ही कॉपी बनेगी। ठीक है, बराबर है ना, उसकी ही कॉपी बनेगी और उसी कॉपी से एक पॉलीपेप्टाइड भी बनेगा। सो एन एमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड। तो ये वाला भी जोन मैंने आपको दिखाया, इसको रीजन ऑफ द यूट, है ना, अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। ठीक है, और देखो ये दोनों तरफ होता है, बोथ द साइड। 5 प्राइम एंड पे भी मैंने यूटीआर दिखाया, जिधर बेटा मैंने कैप लगाया था 7 मिथिल ग्वेनोसिन का, और 3 प्राइम एंड पे भी बेटा मैंने, है ना, यूटीआर दिखाया, जो कि स्टॉप कोडॉन के बाद में आता है, और बाद में वहां पे पॉली ए टेल लग जाता है। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब देखो अगर हमें पूरी प्रॉपर रिक्वायर्ड करनी है तो ऑब्वियसली बेटा थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें 4 पॉइंट आएंगे बेटा, जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो 4 मुद्दे हैं, 4 पॉइंट्स। पहला है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। दूसरा मुद्दा है बेटा चेन इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। बस 4 ही स्टेप्स है। अभी कोई भी पॉलीमरेज रिएक्शन होगी तो उसमें इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन तो होगा ही। इनिशिएशन एयूजी पे होगा, टर्मिनेशन स्टॉप कोडॉन पे होगा। ये आपको अभी समझ में आ चुका होगा अभी तक। बट पहला वाला मुद्दा बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, चार्जिंग क्या होता है। ठीक है, चार्जिंग में होता क्या है, अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड। मैंने क्या कहा कि ये जो अमीनो एसिड है, कल भी मैंने बताया बेटा, अमीनो एसिड्स पढ़े हैं यार वो। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर जस्ट इन द साइटोप्लाज्म, दे डोंट हैव एनी एनर्जी। तो सबसे पहले वो जो अमीनो एसिड्स है, इनएक्टिव अमीनो एसिड, उनको चार्ज करना पड़ता है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एटीपी के प्रेजेंस में, इवन मैग्नीशियम जो है एंड ऑल्सो मैग्नीशियम, इनके प्रेजेंस में बेटा गेट लिंक टू द स्पेसिफिक टीआरएनए। पहले तो उसका चार्जिंग करते हैं, मतलब अमीनो एसिड का पहले चार्जिंग करेंगे। चार्ज जो अमीनो एसिड है फिर उसको बेटा उस गाड़ी में बिठा देंगे, है ना, और बन जाएगा अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। मैंने क्लोरलीफ मॉडल आपका टीआरएनए को समझाया है, और टीआरएनए के 3' एंड के ऊपर बेटा अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, ये भी मैंने आपको बताया रहा है पहले से ही। यस यस ना, करेक्ट है ना।
Yes. नाउ अब बच्चों आते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट्स सब्सिक्वेंट लिंकेज टू द टीआरएनए आर कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। मैंने उस दिन भी बताया बेटा आपको कि टीआरएनए और अमाइनो एसिड का बाइंडिंग अपने आप तो होता नहीं है, वो उनके बीच में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो अमाइनो एसिड को उठाएगा, मोटिवेट करेगा, है ना, एक्टिवेट करेगा, फिर जाके टीआरएनए नाम की गाड़ी में बिठा देगा, बोले चलो जाओ तुम्हें प्रोटीन सिंथेसिस करना है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? बहुत सिंपल नाम है यार उसका, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ना ये पहला वाला जो पोर्शन है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसको हमें समझना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें बहुत स्मूथ है। बाकी जो चेन इलोंगेशन होता है बेटा, है ना, वहां पे आपको पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हुए दिखाई देगा, और लास्ट में बेटा वो पूरा रिलीज फैक्टर आएंगे, है ना। रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट, है ना, पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे बेटा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप आराम से एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस डायग्राम में बच्चों दो चीजें हैं, एक तो ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का। और लार्जर सब यूनिट में आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से टीआरएनए जो है वो अपने अपने, ये देखो टीआरएनए का एंटी कोडॉन है, टीआरएनए का एंटी कोडॉन है, टीआरएनए का एंटी कोडॉन एमआरएनए के कोडॉन को मैच कर रहा है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे जीसीए ये कोडॉन है, और वहां पे बेटा ऊपर बेटा सीजीटी, इस तरह से बेटा एंटी कोडॉन यहाँ पे दिया गया। अब थोड़ा सा गलती है ना। अब ये एक्चुअली ये है क्या, है ना, आरएनए है, तो यहाँ पे होना चाहिए था सीजीयू, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यू यू ये आना चाहिए था, बट उसने टीटीए लिखा हुआ है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट हम लोग समझते हैं, मतलब एनसीईआरटी में भी गलत है तो वो भी दिखता है हमें, हम समझ पाते हैं, ठीक है। एनीवे राइट नाउ हमें ये समझना है कि नीचे एमआरएनए है, एमआरएनए का 5' एंड इधर है, 3' एंड इधर है। मैंने आपको बार बार ये बताया कि रीडिंग हमेशा 5 to 3' डायरेक्शन में ही होगा, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई गई है, बट अब हम लोग पेन एंड पेपर पे ये सारी प्रोसेस को, है ना, 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं विद प्रॉपर डायग्राम्स, ठीक है। नंबर 1 जो होता है बेटा वो डेफिनेटली है हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा, मतलब अगर मैं ट्रांसलेशन के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन, है ना, प्रॉपरली समझ लो, कोई बहुत मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो ट्रांसलेशन में जो सबसे पहली चीज होती है वो है बच्चों एक्टिवेशन, है ना। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो बहुत सारे अमीनो एसिड वहां पे ऐसे ही पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, है ना? अब उनका एक्टिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ हम लोग एक्टिवेशन अमीनो एसिड्स को हम लोग ए लिखेंगे, ए। तो होगा क्या यहाँ पे देखो, ए प्लस एटीपी, क्योंकि एटीपी से ही एनर्जी मिलेगी। इन प्रेजेंस ऑफ दैट एंजाइम, जो एंजाइम था ना उसका नाम था अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम आया, ठीक है। उसने क्या किया, ये रिएक्शन करवा दी, और इस रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहा है अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, एएमपी। और देखो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई एनर्जी वाले चले गए। तो यहां पे बेटा हमें ये चीज मिलती है, ये है बेटा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसी एंजाइम के प्रेजेंस में जो है ना, जो टीआरएनए के साथ जोड़ेगा। इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। तो इस तरह से आपको जितने भी अमीनो एसिड बेटा साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनका चार्जिंग होता है, मतलब उनका एक्टिवेशन होता है, एएमपी अटैच किया जाएगा, अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नाउ नोटिस करते बेटा यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट पे जैसे होगा, ये होगा बेटा हमारा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है अमीनो एसिल एएमपी, है ना, इनको उठा के लाता है वो एंजाइम, वही एंजाइम है ये वाला, ये शांत नहीं बैठता, एंजाइम प्लस अ पर्टिकुलर टीआरएनए,
एक पर्टिकुलर टीआरएनए उसके पास लेके आ गया, चेक करेगा कि इस टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्या है, तो क्या ये एंटीकोडॉन इस अमीनो एसिड से मैच करता है, वो चेक किया जाएगा, और अगर वो है तो फिर बेटा हमें एक ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, और हम डेफिनेटली देखेंगे बेटा, हमें मिलता है टीआरएनए है ना, अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टीआरएनए अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये चीज हमको मिलेगी। अब ये कंप्लीटली ऐसा टीआरएनए आपको मिल चुका है जिस टीआरएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर उसके एंटीकोडॉन के हिसाब से आपको एक अमीनो एसिड अटैच हुआ वो दिखा देगा। ठीक है, आप जानते हो, जैसे मान लो बेटा एयूजी अगर कोडॉन है तो टीआरएनए के ऊपर कौन सा एंटीकोडॉन होगा, टीआरएनए यहाँ ए है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा यू, यहाँ यू है तो यहाँ ए, यहाँ तो सी। तो अगर ये एंटीकोडॉन है तो एंजाइम क्या करेगा, बराबर उसके 3' एंड के ऊपर बराबर बेटा मिथियोनिन ही अटैच करेगा। अगर कोडॉन यू 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 है तो बेटा उसके लिए टीआरएनए कौन सा चाहिए, उसका सीक्वेंस होगा ए ए ए। तो यहाँ पे क्या अटैच करेगा बेटा, बराबर यहाँ पे फेनिलैलानिन ही अटैच करेगा। यस और नो? ठीक है, yes, तो यहाँ पे बेटा नोटिस करने वाला पॉइंट है कि जिस प्रकार का एंटीकोडॉन अवेलेबल है, कोडॉन को तो बाद में देखो, जिस प्रकार का एंटीकोडॉन अवेलेबल है उसी प्रकार का बेटा वहां पे आपको टीआरएनए के ऊपर है ना अमीनो एसिड जो है अटैच कर दिया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए। इसे क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज फॉर्म, अमीनो एसिड टीआरएनए। ठीक है, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये चीज तैयार हो गई, जो एंजाइम है उसका तो अपना उसने अपना काम कर दिया है ना, उसने कुछ है ना अपना काम कर दिया, एक एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक एक पर्टिकुलर टीआरएनए के साथ जोड़ दिया। इट्स सो सिंपल, रियली सिंपल, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने क्लोरलीफ मॉडल में ये बताया था कि ये एंजाइम डीएचयू लूप को पहचानता है। टीआरएनए के ऊपर एंजाइम कहाँ पे अटैच होता है, डीएचयू लूप को पहचानता है और 3' एंड के ऊपर जा करके बेटा है ना अमीनो एसिड को अटैच करा देता है। मतलब इस एंजाइम को 3 जगह की समझ है, 3' एंड कहाँ पे ये भी समझता है, डीएचयू लूप कहाँ पे ये भी समझता है, और एंटीकोडॉन कैसा है ये भी समझता है। तो ये एंजाइम बहुत शार्प है, इस एंजाइम को टीआरएनए की है ना पूरी जानकारी है, अमीनो एसिड को कहाँ अटैच करना है, ठीक है, एंटीकोडॉन कैसा है ये, और टीआरएनए को कहाँ पे होल्ड करके पकड़ करके ये चिपका देने का। ठीक है, तो ये सब जो है बेटा इस एंजाइम में आपको एबिलिटी देखने को मिलती है। हर एक टीआरएनए के लिए अलग अलग प्रकार का अमीनो एसिड एंजाइम प्रेजेंट है, क्योंकि हर टीआरएनए का एंटीकोडॉन अलग है। तो एक स्पेसिफिक टीआरएनए के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन ही पूरी स्पेसिफिक होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो बेटा ऐसे सेल में तो बहुत सारे बन जाएंगे, हम लोग सिंपल वाला लेते हैं क्योंकि हमें रिएक्शन समझनी। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज बेटा, यहाँ यू 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 एंटीकोडॉन है और यहाँ पे अमीनो एसिड लग दिया AA1, नाम लिख लेते हैं ऐसे अमीनो एसिड 1 ताकि हमें अंडरस्टैंड हो बाद में। मान लेते हैं CCC एंटीकोडॉन है तो यहाँ पे लगा दिया बेटा AA2। यहाँ पे बेटा जैसे अगर मान लेते हैं GGG ये एंटीकोडॉन है तो यहाँ पे लगा दिया AA3। कोई बचा गया नहीं, सब हो गया, चारों हो गए अभी। तो बेटा हमारे पास में ये सब कुछ रेडी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए बेटा बन के तैयार है। तो पहली अभी मतलब चार्जिंग हो चुका है, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन हो चुका है, क्योंकि ये अमीनो एसिड साधारण अमीनो एसिड नहीं है, इनको क्या मिला है बेटा, एनर्जी मिली है AMP से, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट वाले। ठीक है, करेक्ट है। तो बेटा ये जो अमीनो एसिड्स है ऑब्वियसली चार्ज है, तो बेटा जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यार इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, अमीनो एसिड्स को कहाँ एनर्जी मिलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अमीनो एसिड को ATP से एनर्जी मिलती है। इज इट क्लियर, है ना। नाउ तो नंबर 1 स्टेप पे आते हैं हम लोग। नोटिस करना बेटा हमारे पास में नंबर 1 स्टेप है इनिशिएशन। आप इनिशिएशन को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है हमें चाहिए राइबोसोम के सब यूनिट,
ठीक है। मैग्नीशियम चाहिए, बिना मैग्नीशियम के ये होगा नहीं। इनिशिएशन फैक्टर्स प्रोटीन्स होते हैं जो मदद करेंगे। जीटीपी चाहिए, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी भी लगती है, हाई एनर्जी बॉन्ड चाहिए, जीटीपी या एटीपी ये भी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल चाहिए बेटा एमआरएनए, एक मैच्योर्ड एमआरएनए चाहिए, और बेटा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर ये सब कुछ तैयार है, ठीक है, तो इनिशिएशन हो सकता है। नाउ बड़े ही मतलब क्या बोलते हैं, दिल थाम के समझो इस चीज को, है ना। तो यहाँ को इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करता हूं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बेटा, हमारे पास में है, ये है बच्चों एक एमआरएनए। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि एमआरएनए में यहाँ पे ये 5' एंड है, यहाँ पे ये 3' एंड है। आप जानते हो इधर पॉली ए टेल है, और आप जानते हो यहाँ पे 7 मिथिल ग्वाइनोसिन का कैप है ना। अब यहाँ वाला पोर्शन, जो यहाँ तक का पोर्शन बेटा अनट्रांसलेटेड रीजन है, इधर भी जो पोर्शन है वो अनट्रांसलेटेड रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस है बच्चों AUG, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे हमने लिखा है, दूसरा सीक्वेंस है UUU है, ठीक है। तीसरा सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं, वो है बेटा AAA, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोडॉन्स यहाँ पे हैं। उसके बाद है बच्चों GGG, एंड उसके बाद है CCC, और यहाँ पे है UAA। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कि UAA एक स्टॉप कोडॉन है और AUG एक स्टार्ट कोडॉन है, मतलब शुरुआत AUG से होगी, खत्म UAA पे हो जाएगा। यस और नो, इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। है ना। तो आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं कि इससे जो प्रोटीन बनेगा उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे? इससे जो प्रोटीन बनेगा उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है 6। है ना। देखो ये होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। इजी, सब समझ गए? यस सर। नाउ अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहला नंबर किसका आता है? नंबर 1। यहाँ पे नंबर 1 आता है बेटा, सबसे पहले आएगा नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग लेते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही प्यार से समझो इस चीज को। यहाँ पे पहली पोजीशन पे आता है बच्चों स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट आएगा पढ़ते पढ़ते देखते देखते, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा ग्वानिन साइड है ना, कैपिंग इधर है, कैप इधर है, तो इधर से ही शुरू करना है। तो यहाँ से रीड करते करते शुरू करेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, पता चलेगा अरे हाँ यहाँ पे मिला हमको। तो यहाँ पे आकर के बच्चों इस तरह से स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक है तो 30S लिख लेते हैं, 30S सब यूनिट आकर के अटैच हो गया, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर्स, इनको हम लोग IF लिखेंगे, इनिशिएशन फैक्टर्स के प्रेजेंस में, है ना। यहाँ पे एनर्जी खर्चा होगी, जीटीपी की एनर्जी लगाई जाएगी, तो बेटा एनर्जी यूज हो जाएगी। इनिशिएशन फैक्टर्स नाम के प्रोटीन्स होंगे, वो डायरेक्शन देंगे, और राइबोसोम जो है धीरे से बराबर से वहां पे चिपक जाएगा, पोजीशन ले ली उसने। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के साथ में स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है, हो गया, यहां तक प्रोसेस हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप बड़े ध्यान से समझना। सेकंड स्टेप होती है कि अब आएगा पहला टीआरएनए। अब पहला टीआरएनए कौन है बच्चों? ये है, दिस इज द फर्स्ट टीआरएनए, करेक्ट है बच्चों, है ना। यस सर। ये है फर्स्ट टीआरएनए जो मिथियोनिन लेके आएगा, क्योंकि सीक्वेंस इसका यूएसी और पहला कोडॉन है स्टार्ट कोडॉन, तो बराबर बेटा वो टीआरएनए आएगा यहाँ पे, है ना। वो टीआरएनए आ गया बच्चों यहाँ पे, और ये टीआरएनए बराबर से उसने पहचान लिया, अच्छा अपना ही सीक्वेंस है यूएसी, और ये लेके आ गया बेटा मिथियोनिन को, दैट्स इट। तो दूसरी स्टेप आप समझो। सेकंड स्टेप है बच्चों की टीआरएनए आकर के बाइंड हो गया। दो स्टेप समझ में आ गई। पहला क्या हुआ रे, स्मॉलर सब यूनिट ने पता कर लिया कि एक्चुअली एयूजी सीक्वेंस कहां पे है, वहां जाकर के बराबर अटैच हो गया। दूसरा, जहां पे एयूजी सीक्वेंस है वहीं पे आकर के बेटा फर्स्ट टीआरएनए, फर्स्ट अमीनो एसिड लेकर के पहुंच गया। अब तीसरी चीज होगी इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है, इनिशिएशन फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे होता क्या है कि जो लार्जर सब यूनिट है बच्चों, वो आकर के यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाकर, देखो, है ना।
इस तरह से लार्जर सब यूनिट में है ना ऐसे कुछ साइट्स होते हैं, खाली जगह होती है, खाली कैविटीज होती है, और ये है बच्चों हमारा लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो गया। अब आप देख सकते हो, बड़े ही ध्यान से देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे जो जो मैंने सब यूनिट बनाए हैं, मतलब जितना भी सब यूनिट यहाँ पे बनाया है उसमें आपको खाली जगह दिखाई दे रही है। ये जो कैविटीज दिखाई दे रही है ना, इसको भर देते हैं अभी, है ना, देखो यू विल फिल दिस वन। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है बेटा खाली जगह है यार, बड़े सब यूनिट में, लार्जर जो सब यूनिट है उसमें खाली जगह है। तो पता है यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो साइट है इसको हम लोग बोलते हैं पी साइट, अभी आप लोगों को देख बताया था मैंने, जो कि पॉलीपेप्टाइड साइट है, पेप्टाइड साइट है। ये वाला जो साइट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ए साइट, जो अभी खाली है, उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो साइट होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग ई साइट। ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट, ठीक है, इट्स एन एग्जिट साइट। नाउ ठीक है, तो बेटा इनिशिएशन को बहुत क्लियरली ध्यान से देखो। पहले आया एमआरएनए, एमआरएनए को पहले अटैच हुआ बेटा स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ने पहचान लिया कि एयूजी कहाँ है, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट ने ऐसी पोजीशन ले ली कि पी साइट बराबर से क्लियर हो जाए, है ना। पी साइट में सबसे पहले आ गया बेटा टीआरएनए, मिथियोनिन वाला लेके आ गया, एयूजी दिख रहा है, टीआरएनए आ गया, टीआरएनए बराबर पहचान करके चिपक जाता है, कोडॉन को एंटी कोडॉन मैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, मिथियोनिन लेके आ गया, ठीक है। और अब उसके ऊपर बेटा लार्जर सब यूनिट को अटैच किया गया। इतना क्लियर है क्या रे सबको? Yes, sir. सबको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? एवरीथिंग यस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं इतना सब पढ़ के जाने के बाद? वो पूछते हैं कि कौन से आयन के प्रेजेंस में दो सब यूनिट एक दूसरे से बाइंड होते हैं। आंसर क्या है बेटा? मैग्नीशियम। इवन आप मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें मैग्नीशियम में लिखा है इट विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। कौन सा चैप्टर है? मिनरल न्यूट्रिशन इन 11th स्टैंडर्ड। इफ यू सी, रीड वेरी केयरफुली। यहां तक बेटा क्लियर है? क्योंकि ये इनिशिएशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी पूरा हुआ नहीं है इनिशिएशन, एक और पॉइंट इसमें बाकी है। अब क्या? अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड वाला जो ट्रिपलेट है यू यू यू, वो खाली बैठा हुआ है, कोडॉन है ना, दिख रहा है क्या आपको? ए साइड में। ए साइड का मतलब ही होता है बेटा अटैचमेंट साइट। यस एवरीवन, ए साइड खाली है कि नहीं है? खाली है ना ए साइड? Yes, sir. अब देखो यहां से आपको समझना है कि नाउ व्हाट हैपेंस, जो हमारा जो दूसरा वाला अमीनो एसिड है फेनिलैलेनिन, जिसका एंटी कोडॉन ए है, तो बराबर यहाँ पे देख लेगा, अच्छा कोडॉन यू है, इसका मतलब फेनिलैलेनिन लगाना पड़ेगा। तो बेटा एक नया मतलब एक दूसरा ही टीआरएनए लेके आ गए। यहाँ पे देखो ये आ गया टीआरएनए, नेक्स्ट एंट्री, ये आ गया, मैच किया यहाँ पे, अच्छा ए पक्का मैच हो गया। क्या लेके आया है? फेनिलैलेनिन। समझ गए? तो मुझे एक बात बता सकते हो, पहला टीआरएनए कहाँ पे अटैच होता है? पी साइट में, ठीक है। और बाकी जितने भी दुनिया में अभी आने वाले जितने भी टीआरएनए वो कहाँ पे अटैच होंगे बेटा? ऑलवेज इन द ए साइट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आगे आगे खिसकेगा, कैसे होगा देख लेते हैं। अभी फिलहाल इतना बताओ, पहला टीआरएनए ऑलवेज अटैच एट द पी साइट। एक्चुअली पी साइट अटैच ऑन द फर्स्ट वन, क्योंकि पहले टीआरएनए अटैच होता है फिर पी साइट उसके ऊपर अटैच होता है ना। लार्जेस्ट यूनिट बाद में उसके ऊपर आके चिपकता है। यस एवरीवन, क्लियर है रे बेटा? Yes, sir. नाउ यहाँ पे बड़े ही ध्यान से सुनना जो मैं अभी कहने वाला हूँ। जस्ट सी, लिसन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। यहाँ पे नोटिस करो बेटा, यहाँ पे होता क्या है ना, बहुत ही केयरफुली सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे है बेटा राइबोसोम, मतलब आरएनए, और उस आरएनए का नाम है 23SR आरएनए। और इसमें ताकत है कौन सी? वो मिथ्योनिन ये अमाइनो एसिड और फेनिलैलेनिन ये जो अमाइनो एसिड है, इनके बीच में क्या बना सकता है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बना सकता है? पेप्टाइड बॉन्ड। यस, ठीक है, वो पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है। तो अब आपको ये वाली डायग्राम क्लियर है? ये एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट है पूछ लो। यस,
नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड डायग्राम देखो। सेकंड डायग्राम इसकी वही सेम बेटा हम लोग बनाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा सेम एमआरएनए मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस बेटा AUG है, यहाँ UUU है, उसके बाद AAA है, उसके बाद GGG है, एंड देन CCC है, एंड देन UAA है, खत्म। ठीक है, बाकी चीजें अब हम लोग नहीं बनाएंगे, बाकी आपको पता है सेम टू सेम है। नाउ यू सी द सीक्वेंस AUG UUU AAA, ये सब वही एमआरएनए है। अब थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो है ना ये वाला राइबोसोम थोड़ा आगे खिसकेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, यू कैन सी हियर कि अब जो है E साइट यहाँ पे आया, P साइट यहाँ पे आया, A साइट यहाँ पे आया, बिल्कुल केयरफुली देख लो आप। ठीक है ना, ये वाला P साइट है, ये वाला A साइट है, और ये E साइट है, एग्जिट साइट। ये है लार्जर सब, मतलब है ना, एक कदम आगे बढ़ाया राइबोसोम में, थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसको इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसके लिए भी बेटा GTP की और ATP की एनर्जी लगती है। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि ये तो हमारा P साइट है, ये तो हमारा A साइट, और ये E साइट है, एग्जिट साइट है, करेक्ट है। Yes, sir. हुआ क्या बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, अब जो मैं करने आ रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे हमारा 23S rRNA है, जिसको राइबोजाइम एक्टिविटी करनी है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का है। उसने क्या किया, यहाँ पे अपना जो मिथ्योनिन भाई साहब थे ना, उसको पकड़ लिया। मिथ्योनिन नाम का जो अमाइनो एसिड है उसको पकड़ लिया। ठीक है, जैसे ही P साइड बेटा इधर आ गया, तो यहाँ जो tRNA था बेटा, अवेलेबल tRNA आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये tRNA है जो सेकंड नंबर पे आया था, AAA, और उसने क्या लाया था, फेनिलैलानिन, बराबर है। अब फेनिलैलानिन यहाँ पे आ चुका है P साइड में, और उसने मिथ्योनिन को पहले पकड़ के रखा है, तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और जो पहला वाला tRNA था उसने मिथ्योनिन तो दे दिया, अब उसका कुछ काम रहा नहीं, तो उसको E साइड से, एग्जिट साइड से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, P साइड पे सेकंड वाला आ गया। अब बेटा फिर से आप देख सकते हो कि अटैचमेंट साइड फिर से खाली है, दिख रहा है क्या रे? Yes, sir. 23S rRNA पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, मिथ्योनिन को पकड़ लिया था, होल्ड किया। अब ये डायग्राम देखो, मैंने क्या कहा, यहाँ 23S rRNA है, यहाँ पे मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन को पकड़ लेगा जैसे पकड़ लेगा आगे सरक जाएगा, आगे खिसकेगा, मतलब ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हुआ, बच्चों देखो मिथ्योनिन को होल्ड करके रखा, जैसे ही फेनिलैलानाइन वहां पे आया P साइड में, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपके पास डाइपेप्टाइड है ना, पहला मिथ्योनिन, दूसरा फेनिलैलानाइन, क्लियर है? Yes, मतलब sir. इलोंगेशन की शुरुआत हो चुकी है बच्चों, इलोंगेशन शुरू हो चुका है ना। मतलब अभी बेटा तीसरा जो कोडॉन है AAA, अब वो आ चुका है अटैचमेंट साइट के अंदर, तो फिर हमारे पास में रेडी है। देखो हमारे पास tRNA तैयार है, AAA का एंटीकोडॉन UUU होता है, हमारे पास AA1 नाम का अमाइनो एसिड है, तो आ गया बेटा, वो क्या करेगा, लेके आ जाएगा, ये आ गया tRNA। ठीक है, और ये जो tRNA वो लेके आया है, ठीक है, इसके ऊपर सीक्वेंस है बेटा UUU, और उसने अमाइनो एसिड लाया है AA1। अब ये जो AA1 नाम का अमाइनो एसिड इसने लाया है, अब ये अटैचमेंट साइट पे है। ठीक है, मिथ्योनिन और फेनिलैलानाइन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना, बॉन्ड बन चुका है। नाउ उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा ये और आगे खिसकेगा। मैं नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूं, अब बड़ी फास्ट बनाते हैं। देखो ये है, ठीक है, ओके, दिस इज डायग्राम, तो 5 डैश एंड, दिस इज 3 डैश एंड। यहाँ पे बच्चों AUG है ना, उसके बाद था UUU, उसके बाद है AAA, उसके बाद है GGG, उसके बाद है CCC एंड देन UAA। तो ये हो गया स्टॉप कोडॉन। अब आप नोटिस करो
कि राइबोसोम का क्या हुआ। राइबोसोम का ई साइट यहाँ पे आया, पी साइट यहाँ पे आया और बेटा ए साइट यहाँ पे आया। राइबोसोम और खिसक गया। यहाँ पे पी साइट है, यहाँ पे बेटा ए साइट है और यहाँ पे ई साइट है, लार्जर सब यूनिट। ना वो वाला जो टीआरएनए जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो टीआरएनए का सीक्वेंस यूयूयू है, जिसने एक अमाइनो एसिड लाया था AA1, ठीक है, अब वो पी साइट में आ चुका है। और यहाँ पे बच्चों नोटिस करो कि जो 23S आरआरएनए है उसने क्या क्या पकड़ के रखा है। उसने होल्ड करके रखा है मिथियोनिन को पहले से ही और फेनिलैलानिन को, बराबर है। ये वाला अमाइनो एसिड, ये वाला, जैसे ये भाई साहब आ गए AAN, इसको भी जोड़ देगा। अब ये बन गया ट्राइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड है, पहला मिथियोनिन, दूसरा फेनिलैलानिन और तीसरा AA1। क्लियर है क्या? यस है ना? सर। और यहाँ पे जो था जिसने एक्चुअली फेनिलैलानिन को लाया था, अब वो एग्जिट होगा, बाहर फेंक दिया जाएगा क्योंकि एग्जिट साइट है। अभी फिर से अटैचमेंट साइट खाली है यार। अगर अटैचमेंट साइट फिर से खाली है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, है ना, वो टीआरएनए आएगा जहां जिसका सीक्वेंस CCC है और जिसका अमाइनो एसिड AA2 है। आ गया नया वाला एंट्री ए में होती है, पुराने वाले का एग्जिट ई साइड से होता है और पी साइड में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाता है। कितना आसान है रे, है ना? यस और नो? यस सर। तो इस तरह से बेटा ये, है ना, आगे आगे ये प्रोसेस है जिसको हम इलोंगेशन कहते हैं, है ना। कोडॉन बाय कोडॉन, एक एक स्टेप बेटा राइबोसोम अपनी पोजीशन को, है ना, आगे बढ़ा रहा है और एक, है ना, पेप्टाइड की लेंथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले एक सिंगल अमीनो एसिड था, अब 3 हो गए। अब जब ये भी अटैच हो जाएगा तो 4 बन जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा CCC तो यहाँ पे 5 बन जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। लास्ट डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो। देखो ये जो इलांगेशन प्रोसेस है ना, ठीक है, इसको चाहिए होते बेटा इलांगेशन फैक्टर। क्या चाहिए होते इसको? इलांगेशन फैक्टर, ठीक है। सो वी नीड द इलांगेशन फैक्टर एज वेल एज एनर्जी, GTP, ATP, ये सब एनर्जी बेटा रिक्वायरमेंट उसकी होती है। नाउ द लास्ट डायग्राम हियर, थोड़ा ध्यान से उसको नीचे बना लेते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई विल ड्रॉ द सेम mRNA, है ना। यहाँ से AUG था, देन UUU था, देन AAA था, देन GGG था, देन CCC था और UAA है। नाउ 3' एंड 5' एंड। नाउ आप नोटिस करो बेटा, करते 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 आगे 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 ये जो राइबोसोम है हमारा, उसका A साइट यहाँ पे पहुंच गया। राइबोसोम का ये देखो, ये है P साइट, ये है बच्चों E साइट और ये है A साइट। नाउ लार्जर सब यूनिट का जो A साइट है, यहाँ पे आपको देखने को मिला, यहाँ P साइट है, यहाँ E साइट है। यहाँ का टीआरएनए जो भी है CCC वाला बाहर फेंक दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बच्चों यहाँ जो टीआरएनए आपको देखने को मिलेगा, ये जो टीआरएनए है जिसके ऊपर GGG सीक्वेंस है, उसके ऊपर बेटा AA3, AA2, AA1, फेनिलैलानिन और सबसे पहले मिथियोनिन। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 हमारे अमीनो एसिड अटैच करके प्रोटीन बन गया है। अब क्या है, अब ए साइड पे आता है। ए साइड पे आने के बाद में यहाँ पे देखता है तो यहाँ टीआरएनए आना चाहिए, बट प्रॉब्लम है कि ये है बच्चों स्टॉप कोडॉन UAA। इसके लिए कोई एंटी कोडॉन अवेलेबल नहीं, कोई टीआरएनए अवेलेबल नहीं, तो कोई नहीं आएगा, नो वन विल कम, है ना। अगर बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि UAA सेगमेंट है, तो UAA इस सीक्वेंस को, है ना, रीड करके यहाँ पे आते हैं बेटा रिलीजिंग फैक्टर्स। कौन आते हैं बेटा? रिलीजिंग फैक्टर, या जिनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन फैक्टर्स। क्योंकि आपको पता है UAA एक स्टॉप कोडॉन है, एक नॉनसेंस कोडॉन है, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, उसके लिए कोई टीआरएनए अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब कि अब रुकने का समय आ चुका है, स्टॉप, टर्मिनेशन। यस और नो?
ठीक है, तो रिलीजिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे बेटा एनर्जी लगती है, ठीक है, सारे एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, ट्रांसलोकेशन एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन, टर्मिनेशन, सारी चीजें बेटा में एनर्जी लगती है, बस एक जगह एनर्जी नहीं लगती, वो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि एंजाइम ये काम करा करके दे रहा है। कौन सा? 23S rRNA, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट की प्रोसेस बता रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करना कि पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बन चुका है, अब उसको रिलीज किया जाएगा, है ना। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, एमआरएनए अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोटीन बना हुआ है ना, ये वाला प्रोटीन को रिलीज कर दिया जाएगा, है ना, भेज दिया जाएगा प्राइमरी को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए, या जो भी उसका फंक्शनिंग है वो उसको करने के लिए बेटा गोल्गी एपरेटस की तरफ अगर यूकैरियोटिक सेल है तो भेज दिया जाएगा, नहीं तो उसका डायरेक्टली प्रोसेसिंग उसका होगा। तो इस तरह से प्रोटीन बना हुआ रिलीज कर दिया जाएगा, डीएनए के राइबोसोम के दोनों जो सब यूनिट है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जो भी टीआरएनए अटैच्ड है वो रिलीज हो जाएंगे, मतलब ये प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो क्या ये क्लियर है आपको? Yes, sir. है ना। तो मैंने इसी तरह से इसको प्रेजेंट भी किया है ताकि आप कभी भी कोई भी बुक में, अब इसको कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा, ऐसा यही नहीं कि जितने मैंने बताए उतने ही है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। बट हमारी एनसीईआरटी क्या क्या बताना चाहती है, देखो 23S rRNA का फंक्शन आपको पूछेंगे, है ना। राइबोसोम जब एमआरएनए के ऊपर आगे आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं सर? उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो अगर ये आपका क्लियर है तो मैं यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा ध्यान से बता दूं। देखो यहाँ पे बच्चों नोटिस करो कि हम लोग नोट्स पे आते हैं, नंबर 1 थी, देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि इनिशिएशन में क्या हुआ। इनिशिएशन में mRNA binds to the smaller subunit of ribosome so that AUG is the first codon, बराबर है, ये हुआ। tRNA with the anticodon UAC carrying the amino acid methionine in eukaryotes and formyl methionine, ये भी मैंने लिख के दिया था, in prokaryotes joined the smaller subunit of the mRNA complex। हालांकि मैंने वहां पे आपको 23S RNA लिखा तो वहां फॉर्मल मिथ्योनिन लिखना चाहिए, बट होता क्या है वो ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं मिथ्योनिन लिख रहा था, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर जब भी प्रोकैरियोटिक होगा तो फॉर्मल मिथ्योनिन होगा, मिथ्योनिन नहीं, ठीक है। वैसे मिथ्योनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये है इनिशिएशन। फाइनली उसके बाद में लार्जर सबयूनिट आके बाइंड हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो डायरेक्ट पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, टीआरएनए अटैच हो चुका है, टीआरएनए अटैच हो चुका है ना। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए दोनों के बराबर सेट हो चुके हैं। दे आर नाउ दे आर एट द पी साइट, है ना, जो पेप्टाइडल साइट एंड ए साइट होता है, अमीनो एसिड साइट, ये दोनों ही साइट बेटा आपको क्लियरली पता है अभी पी साइट क्या होता है। मैंने उनके बहुत ही कॉमन नेम यूज किए ताकि आपको समझ में आए, है ना। पेप्टाइडल साइट जो है, इसको मैंने कहा पेप्टाइड बनाने वाला साइट, ऐसे बोला, पेप्टाइड बॉन्ड जहां बनता है वो वाला साइट। और ए साइट को मैंने बोला, है ना, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब जब नया वाला अमीनो एसिड लेकर के आएगा टीआरएनए, वो वाला साइट, तो उसको हम अमीनो एसिड साइट कहते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द 2 सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, एमआरएनए, मिथियोनिन, टीआरएनए इन द पी साइट, बराबर। ये सब कुछ मैंने दिखाया। तो ये टोटल बेटा हमने इनिशिएशन के बारे में समझा, ठीक है। नाउ फिर आता है बेटा चेन इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम मूव फॉर फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग एमआरएनए। इसको मैंने क्या कहा? Translocation. लोकेशन, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड। तो नया नया बिल्कुल अमीनो एसिड अटैच होता रहेगा और पॉलीपेप्टाइड बनता चला जाएगा। नाउ elongation of the polypeptide chain continued as the ribosome moves along the mRNA in the 5' to 3' डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन तो आपको अब क्लियरली याद हो जाना चाहिए,
हमेशा डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है। नाउ लास्ट पॉइंट आता है बच्चों चेन टर्मिनेशन। इसमें क्या होगा, देखो व्हेन द राइबोसोम रीचेस द टर्मिनेटर और द स्टॉप कोडॉन ऑन एमआरएनए एट द ए साइट, वो कोई भी हो सकता है, यूएए, यूएजी या यूजी, कोई तो भी, हमने यूएए लिया था। प्रिवेंट द इलोंगेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, और अगर ऐसा होने पे एट दिस स्टेज एमआरएनए, टीआरएनए, टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम एंड पॉलीपेप्टाइड चेन गेट सेपरेटेड, सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एट द एंड रिलीजिंग फैक्टर, जो रिलीज फैक्टर होते हैं, बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, वो स्टॉप कोडॉन को बाइंड करते हैं। टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को रोक देते हैं। रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, पूरे पॉलीपेप्टाइड को रिलीज कर देते हैं। राइबोसोम को रिलीज करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। दैट्स इट। ये है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। इजी? यस? यस सर। अब जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन सर क्या आ सकता है? हाँ बोलो। सर एक स्ट्रैंड से टोटल कितने अमीनो एसिड्स बनते हैं? एक्सट्रेन से क्या? बस क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्वेश्चन बहुत अधूरा सा क्वेश्चन है। क्या पूछना चाहते हो आप? सर इसमें दिया है ना एमआरएनए जो स्ट्रैंड है उसमें टोटल मतलब कितने अमीनो एसिड बन तो वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, मतलब है ना, कितनी रिक्वायरमेंट है उस प्रोटीन की या उस पॉलीपेप्टाइड की, रिक्वायरमेंट कितनी है ना, उसके ऊपर उसके फीडबैक मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि एक सिंगल एमआरएनए कितने पॉलीपेप्टाइड बनवाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कि इसी डायग्राम पे वापस चलते हैं हम लोग, सेम डायग्राम पे। अब यार देखो, अगर हम देखोगे ना, मतलब अगर बहुत लंबा सा एमआरएनए है, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ये देखो, ये एक राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम देखो, ये बहुत पहले शुरू कर चुका है, तो इसका पॉलीपेप्टाइड बहुत लंबा सा है। ये थोड़ा लेट शुरू कर चुका है। यहाँ पे भी अभी एक अटैच हो रहा है। मतलब ऐसे भी होता है कि एक ही एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम होते हैं। ये अंत पे आ गया बेटा, एंड हो गया इसका, मतलब ये सेपरेट होने वाला है सबसे लंबा। अभी देखो, मतलब आपको दिख रहा है कि एक ही साथ में एक ही एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आगे बढ़ चुके हैं। ये बहुत आगे आ चुका है, ये अब इसके सेकंड नंबर पे ये आया, इस तरह से बच्चों। तो ये खास करके प्रोकैरियोट्स में ही होता है। प्रोकैरियोटिक्स में ऐसा आपको देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट्स में आर के अंदर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, उसके अंदर एमआरएनए मूवमेंट करता है। देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम सरकते हैं, और यूकैरियोट्स में है ना, राइबोसोम एक ही जगह पे रहते हैं, उनके अंदर से एमआरएनए सरकता रहता है ना, क्योंकि वो राइबोसोम आरईआर को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिपके हुए है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों में ही ट्रांसलोकेशन होता जरूर है, बट ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक सिंगल एमआरएनए स्ट्रैंड से बहुत सारे उसी प्रकार के पॉलीपेप्टाइड बनाए जाते हैं। उसको सिर्फ एक ही बार रीड नहीं किया जाता, मैनी टाइम्स रीड किया जाता है। ठीक है? यस सर। नाउ अब मैंने जैसे क्वेश्चन पे बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि सपोज बेटा मैंने कहा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 300 अमीनो एसिड्स है। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, अगर है ना, पॉलीपेप्टाइड हैव 300 अमीनो एसिड्स, एक पॉलीपेप्टाइड है उसमें 300 अमीनो एसिड्स है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कोडॉन द mRNA हैव। तो बेटा वो जो mRNA जिससे ये बना हुआ है पॉलीपेप्टाइड, जिसमें 300 अमीनो एसिड्स है, उसमें कितने कोडॉन होंगे? हाउ मेनी कोडॉन विल बी देयर? तो आंसर क्या होगा बताओ? सर 903। ये कैसे होता है? ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। ठीक है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो बेटा डेफिनेटली 300 कोडॉन विल कोड फॉर द 300 अमीनो एसिड्स। ठीक है? और एक ऐसा कोडॉन होगा +1
जो कि नॉनसेंस होगा, जो कि स्टॉप कोडॉन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 301 कोडॉन। समझ गए ना? अरे एक ट्रिपलेट है यस ना, एक कोडॉन। अब अगर उन्होंने ये पूछा होता इसी के, अगर देखो 300 अमीनो एसिड्स है ना, सिचुएशन यही रखते हैं हम लोग, एक पॉलीपेप्टाइड हैविंग 300 अमीनो एसिड। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, है ना, रिक्वायर्ड इन ए mRNA। ठीक है, स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये बता सकते हो। अब देखो, अगर देखो बहुत सिंपल इसका आंसर है। अगर 300 अमीनो एसिड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 300 कोडॉन है। ठीक है, प्लस 1 स्टॉप कोडॉन है, तो टोटल है बेटा 301 कोडॉन। बट वी नो दैट 1 कोडॉन इज इक्वल टू 3 बेसिस, है कि नहीं, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब बेटा 301 कोडॉन इंटू 3, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 903 बेसिस। तो मतलब ये देखो आप, है ना, आराम से इस चीज का जवाब दे सकते हो। क्लियर है क्या रे ये क्वेश्चन? यस सर। सबको क्लियर है? पहले सिर्फ कितने कोडॉन लगे, कोडॉन उतने ही लगते हैं ना, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो कौन सा ये दिव्य ज्ञान है क्या? ये रॉकेट साइंस है? नहीं है, सिंपल है। 1 कोडॉन कोड्स फॉर द 1 अमीनो एसिड, सो 300 कोडॉन will code for the 300 amino acid and 1 will be stop codon, तो आंसर will be 301 कोडॉन, 301 कोडॉन होंगे। यस। बट अगर उन्होंने पूछा कि अच्छा उस एमआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड है ये बताओ, तो सिंपल है, वी नो दैट 1 कोडॉन हैव अ 3 bases। if the 1 codon have a 3 bases, so simply we have 301 codon, that means 301 multiplied by 3, answer is 903 bases। simple है ना? यस सर। है ना? अभी जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते, देखो ये क्वेश्चन सिंपल है ना। A mRNA strand consists of 900 bases। Okay, it's 175th codon mutated into a stop codon। ठीक है, calculate the length of polypeptide। बताओ कितने अमीनो एसिड होंगे उसमें? एक एमआरएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, उसमें 900 बेसेस है, उसका 175th जो कोडॉन है वो म्यूटेट हो गया। ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उससे जो अमीनो एसिड की चेन बनेगी पॉलीपेप्टाइड, उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे। बताओ क्या आंसर होगा? बहुत ही आसान है ये, बहुत आसान। सर 301। क्या 301?
सर 301। अरे 301 नहीं आएगा, कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं बेटा। बराबर ध्यान से पढ़ो ना। 900 बेसिस कुछ नहीं सोचना है, वो 900 बेसिस तो ऐसे ही आपको घुमाने के लिए दिया है। रियल चीज तो नीचे नीचे दी गई। इट्स 175th कोडॉन म्यूटेटेड इनटू अ स्टॉप कोडॉन। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है AUG पहला। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग देखो बेटा, AUG से शुरू करते हैं और अल्टीमेटली उसमें अगर 900 बेसिस है तो, है ना, मान लेते हैं कि उसके AUG से शुरू होने के बाद में जो 300वां कोडॉन होगा वहां पे स्टॉप कोडॉन है, क्योंकि 900 बेस है। 900 बेस मतलब कितने कोडॉन हुए, 300 कोडॉन। बेसिस 900 है ना, 900 बेसिस है तो 300 कोडॉन हुए, क्योंकि 900 डिवाइडेड बाय 3, इतना आ गया। इतना आ गया सबको। यस सर। तो हाउ मेनी कोडॉन, बट वो कहता है कि इसके बीच में यहाँ पे 175th पोजीशन पे म्यूटेशन ऐसा हुआ कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आया। तो यार फिर इससे जो आप पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, सिंपल है, एक से शुरू करो 174 पे रुक जाओ, क्योंकि आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्टॉप कोडॉन आया। तो ऑब्वियसली बेटा उसमें आपको 174 अमीनो एसिड मिलेंगे, खत्म काम। अब इसके आगे क्या है, इससे क्या मतलब है, क्योंकि स्टॉप कोडॉन अगर 175th पोजीशन पे आ गया तो बेटा यहां तक ही बनेगा ना यार, नहीं समझे क्या। सर समझ गया, बट लेंथ इसमें पूछा है ना। हाँ तो लेंथ आप कैसे बताओगे, व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, है ना, विल टेल द लेंथ इन केस ऑफ व्हाट द, तो 1301 कैसे आएगा फिर लेंथ में भी अगर देखोगे तो, हाउ द 301 विल कम, है ना। विल टॉक इन रिस्पेक्ट टू द अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर अमीनो एसिड के हिसाब से देखेंगे, हाँ अगर हम ये लेंगे कि 1 अमीनो एसिड का लेंथ कितना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको भी हम 174 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, लेंथ ऑफ अ सिंगल अमीनो एसिड, ऐसा करेंगे तो हमें रियल लेंथ मिलेगी। तो वो नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम सिर्फ अमीनो एसिड्स के साथ में सोच रहे हैं। इफ वी थिंक दिस 175 है तो 175 अगर स्टॉप कोडॉन है तो बेटा 100 है ना 174 अमीनो एसिड उसमें होंगे। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है बच्चों, यस सर। आसान है रे, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये रहा बहुत ही सिंपल मैनर में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ हमारी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लोग नहीं करती। जो मैंने अभी न्यूमेरिकल जैसे पूछे हैं वैसे न्यूमेरिकल्स वो पूछ सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। नाउ देखो, तो बच्चों यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला पोर्शन अगर हो गया, मतलब अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो जीन्स होते हैं जिनको हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है, जब हम लोग इन जीन के बारे में बात भी करेंगे, विल टॉक अबाउट द जीन, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड दैट, कि देखो हम अपने सेल के बारे में बात करें, पैनक्रियाज। अभी पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स है, और बीटा सेल्स के सेल ही मतलब जो होते हैं न्यूक्लियस, वही इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब आप यार ये सोचो कि वो बीटा सेल हो, अल्फा सेल हो, गामा सेल हो, किडनी का सेल हो, मेरे रेटिना का सेल हो, हर सेल में बेटा सेम ही तो जीन है। इंसुलिन का जीन सारे ही सेल में मौजूद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटा सेल में ही है कि नहीं, क्योंकि वो है ना एक ही सिंगल सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो इफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि एक वो जो इंसुलिन है वो सिर्फ बीटा सेल्स में ही बन रहा है और बाकी जगह पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये एक सीन हो गया। दूसरा सीन समझो, सेकंड सीन को समझो। हाँ सेकंड सीन इससे भी इंटरेस्टेड है। वही बीटा सेल इंसुलिन तभी बनाता है जब आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लेते हो। मतलब ऐसा भी नहीं कि इंसुलिन 24 घंटे बनता ही रहता है, दैट इज ऑल्सो नॉट द ट्रू। मतलब ऐसा क्यों कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समय पे ही इंसुलिन बनता है,
तो यार ये दो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है. व्हाई इन अ पर्टिकुलर सेल? सेकंड, व्हाई ओनली इन अ पर्टिकुलर टाइम? यस सर, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो इसका मतलब है कि जीन का एक्सप्रेशन हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है. जीन का एक्सप्रेशन डेफिनेटली बेटा रेगुलेट किया जा रहा है ना. उनको कब एक्सप्रेस होना है, कौन से सेल में एक्सप्रेस होना है, इसका पूरा बेटा प्रोसेस तय है, फिक्स्ड है ना. तो इसी पॉइंट को हम लोग बहुत ध्यान से बेटा चीज को समझने की कोशिश करते हैं. तो जब हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन की, तो उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने के बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं. इन यूकैरियोट द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. जब डीएनए से एमआरएनए बनाना होता है, वहीं पे बेटा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जब बनता है ना, एचएनआरएनए, उसी लेवल पे रेगुलेशन शुरू हो जाता है. एक्सॉन 1 को एक्सॉन 3 के साथ जोड़ देंगे तो, एक्सॉन 2 को छोड़ देंगे तो नया प्रकार का प्रोटीन बनेगा, व्हाटएवर में भी. तो बेटा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के, है ना, वहां पे भी बेटा हम लोग हो सकता है, मतलब प्रोसेसिंग लेवल पे भी हो सकता है. तो पहली चीज है कि ट्रांसक्रिप्शन करना या नहीं करना, यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा. दूसरी चीज है प्रोसेसिंग लेवल पे कि स्प्लाइसिंग करना है नहीं करना है, वहां पे कंट्रोल किया जाएगा. तीसरा लेवल हो सकता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, कि जो भी एमआरएनए बना है क्या उसको अभी भेजना है क्या न्यूक्लियस के बाहर, राइबोसोम के पास में, कि नहीं भेजना है. ये भी एक लेवल है, ये भी एक कंट्रोल है. तीसरा है बेटा ट्रांसलेशन लेवल. अच्छा लो एमआरएनए आ तो गया, बट क्या इसका प्रोटीन बनाना है भी नहीं बनाना है, अभी बताओ. तो ये सब लेवल है बेटा. मतलब ऐसे लेवल्स पे उनको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम, मतलब सेल के अंदर जो मैकेनिज्म्स है वो इसको रेगुलेट कर सकते हैं. तो देखो ये यूकैरियोटिक सेल में ये सब चीजें समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है. ठीक है. नाउ genes in a cells are expressed to perform a particular function or a set of function. तो ऑब्वियसली बेटा जिसको भी हम जीन कहते हैं वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस करता है. ठीक है, या एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देता है, उसी को हम जीन कहते हैं. डीएनए का कोई टुकड़ा, एक सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी को हम जीन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय द ई कोलाई बैक्टीरिया. अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी ले रही है कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बना रहा है. It is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose. तो वो क्या करता है, ये एंजाइम जो है ना बच्चों, ये वाला बीटा गैलेक्टोसिडेज, इसका क्या काम है, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को तोड़ करके वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है. ठीक है, क्योंकि वो खुद डाइसैकेराइड है लैक्टोज. तो है ना, मतलब ये बैक्टीरिया तभी ये एंजाइम बनाएगा जब वो लैक्टोज कंज्यूम करेगा. ना इस चीज को अलग ढंग से देखें. सपोज देखो बच्चों, ये है इस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया. अब आपने क्या किया, आपने, ये आपका फ्रेंड है, इसलिए आपने इसको उसके ना आपके बर्थडे के लिए बुलाया और मेन्यू रखा ग्लूकोज. बोले तेरे को मन में आता है उतना ग्लूकोज खा, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो लेगा पूरा ग्लूकोज में अपने आप को डुबो लेगा और 20-20 मिनट में पॉपुलेशन बढ़ाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट मिल रहा है तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगा. नो इश्यू इन दैट. तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया ये एंजाइम बना रहा है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, लैक्टोज है ही नहीं. लैक्टोज को तोड़ के जो ग्लूकोज बनाया जाता है वो डायरेक्टली मिल रहा है, तो ये एंजाइम क्यों बनाना, भाई नहीं बनाता वो. सो इसका मतलब है ई कोलाई बैक्टीरिया को जब आप ग्लूकोज के मीडियम में रखोगे तो ये वाला एंजाइम वो बनाएगा ही नहीं. यस सर नो, इट्स सो सिंपल थिंग. यस, है ना. यस अभी क्या किया आपने, आपको लगा कि चलो ये मानता नहीं है ना, सिर्फ ग्लूकोज ही खाता रहता है. अपने सेकंड टाइम उसको बर्थडे पे बुलाया, बोले इस बार तेरे को डबल में, एक काम कर यहाँ पे देख, लैक्टोज भी देता हूँ तेरे को इस बार. तो यार बड़ी होशियारी से आप ये देख पा रहे हो कि ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है, फिर भी बेटा वो लैक्टोज को अंदर लेने का, फिर उसको तोड़ने का, फिर उसको ग्लूकोज ये कर क्यों करेगा यार, वो नहीं करेगा. बिकॉज इफ द डायरेक्ट ग्लूकोज इज अवेलेबल,
तब भी बेटा ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा ही नहीं, नो नीड, क्योंकि पहले आपने ग्लूकोज भी दिया है। ठीक है, तो दोनों केसेस में ग्लूकोज का प्रेजेंस है, चाहे लैक्टेज हो या लैक्टोज नहीं हो, ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज अगर है तो वो क्यों मेहनत करेगा, नहीं करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनाएगा। तीसरी केस समझो, आपको गुस्सा आया, बोले यार इसको इतना लैक्टोज दिया, एक भी खाया नहीं, चलो भाग गया। अभी थर्ड बर्थडे पे बुलाओ उसको, बोलो यार देख तेरे को इस बार है ना मेन्यू में है ना लैक्टोज ही मिलेगा, चल। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, उसको अब लैक्टोज ही दे रहे, उसको ग्लूकोज दे ही नहीं रहे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ग्लूकोज, व्हाट विल हैपन। अब यार मजबूर है क्या करेगा, अभी लैक्टोज को पहले सेल के अंदर खींचेगा, खींच करके उसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसिडेज पहले बनवाएगा, बना करके फिर उसको लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। मतलब इन अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, नाउ अंडरस्टैंड दिस, जब ग्लूकोज नहीं है तब बेटा ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है। बिल्कुल सही है। अरे कितने लोगों को समझ में आया, यहीं पे आधा कंसेप्ट पूरा हो जाता सर है ना। मतलब डेफिनेटली बेटा इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर अब्सेंट है तो ही बेटा ये एंजाइम बनता है, इसका जीन एक्टिवेट होता है। ग्लूकोज लाके दे दो उसको तो बेटा ऑटोमेटिकली बेटा इसका ये जीन बंद हो जाता है, बोले नहीं कर देता है। कितने लोगों को क्लियर है ना। तो लैक्टोज का जीन ग्लूकोज के प्रेजेंस में काम ही नहीं करता, क्योंकि गरज ही नहीं है। इसका मतलब हमें यही तो चीज समझनी है कि रेगुलेशन होता कैसे है, डीएनए को कंट्रोल कैसे किया जाता है ना। कब कार्यक्रम करना है, कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, कभी स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है, ये सारे डिसीजन बेटा हमें समझने पड़ेंगे ना। क्या बेटा सारे ही जीन ऐसे ही होते हैं क्या, तो आंसर है नहीं। ठीक है, देखो अगर हम सिंपल टर्म में अगर ये समझना चाहते हैं, इट इज अ मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए सिर्फ जेनेटिक मेकअप रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या है, फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, इस हिसाब से बेटा वो जीन स्विच ऑन या स्विच ऑफ होता है। यस एवरीवन, बच्चों समझ रहे हो क्या रे? यस सर। बहुत सारे कंडीशंस है जो उसको रेगुलेट कर सकते हैं ना। The development and differentiation of embryo into adult organism are also a result of the coordinated regulation of expression of several sets of genes. तो आपको क्या लगता है यार, एक सिंगल सेल से इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वाला। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में एक जायगोट सिंगल से, उसमें इतने सारे अलग अलग सेल बनते हैं। तो द डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी डिफरेंशिएशन होता है, एनी डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो into an adult organism is actually the result of the coordinated regulation of expressions. हर जीन हर पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है। मतलब जब आपकी नर्वस सिस्टम बना रही जा रही हो, तब बेटा नर्वस सिस्टम को लगने वाले ही प्रोटीन बनेंगे ना। मस्कुलर सिस्टम बनाई जा रही हो, तब बेटा मस्कुलर सिस्टम के लिए जो प्रोटीन चाहिए वही बनेंगे ना, है ना। कोऑर्डिनेट हो रहा है, सारी चीजें कोऑर्डिनेट हो रही है, इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो जो आप 3D सोचते हो वो नहीं, यहाँ पे पूरा है ना फिजिक्स मैथमेटिक्स सब कुछ लग जाएगा आपका, क्योंकि आप इतने सारे बेटा प्रोबेबिलिटीज को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे जो सेल में एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं एक साथ। इट्स टू मच डिफिकल्ट, यू नो। बट देखो प्रोकैरियोट्स में इसीलिए क्या है, ये सारी चीजें हम प्रोकैरियोट्स में समझते हैं, चाहे हमने डीएनए का रेप्लिकेशन हो हमने प्रोकैरियोट्स में ही समझा, है ना। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो क्योंकि वो सिंगल सेल है यार, उसमें चीजों को जल्दी से समझ सकते हैं। अभी आप यूकैरियोटिक सेल में वही प्रोसेसेस देखोगे तो दे आर डेफिनेटली हाईली कॉम्प्लेक्स, है ना। नाउ देखो इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल। यूकैरियोट में देखो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल, ट्रांसलेशन लेवल, हर लेवल पे कंट्रोल होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल में जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन शुरुआत होने वाली है, वहीं पे बेटा उसका कंट्रोल छुपा हुआ है।
तो इसीलिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में डाला है लैकोपेरॉन का, वही लैक्टोज वाला जो अभी मैंने बताया ना, ये एंजाइम वाला जीन, इसका। ठीक है, और समझने की कोशिश की कि किस तरह से जीन को रेगुलेट किया जाता है। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी स्टडीड अंडर द लैकोपेरॉन हाइपोथेसिस। तो यह हमारे पास में बेटा एक हाइपोथेसिस है जिसको हम लोग कहते हैं लैकोपेरॉन हाइपोथेसिस। अब देखो अलग अलग प्रकार के जीन हैं और उनके अलग अलग हाइपोथेसिस भी है, मतलब जैसे कि टीआरपी, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी एक ओपेरॉन होता है। देखो अब आपको वर्ड में बता देता हूँ। ऑन मतलब होता है यूनिट, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, बराबर है, वैसा ही बेसिक है ना, टैक्सॉन। ऑन, ऑन मतलब बेटा यूनिट है। ठीक है, अगर ऑन मतलब यूनिट है तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द ऑन, तो यहाँ पे है ऑपरेशनल यूनिट। ऑपरेशनल यूनिट को हमने क्या कहा? ओपेरॉन, करेक्ट है? यस बच्चों, यस है ना? तो अब यहाँ पे देखो हम लोग, जैसे सिस्ट्रॉन मैंने बोला था कल के क्लास में, सिस्ट्रॉन मतलब फंक्शनल यूनिट होता है, म्यूटॉन मतलब म्यूटेशनल यूनिट होता है, रेकॉन मतलब रिकॉम्बिनेशन यूनिट होता है ना? जितना पोर्शन डीएनए का रिकॉम्बिनेशन करेगा उसको रेकॉन बोलो रेकॉन, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट। म्यूटॉन, जितने डीएनए के पोर्शन का म्यूटेशन हो सकता है उसे बोलो म्यूटॉन, MUTON, ON1 सिंगल यूनिट, करेक्ट है? तो वैसा ही यहाँ पे है ओपेरॉन, यस, ऑपरेशनल यूनिट। अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो मैंने आपको बताया था बेटा, एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जिसमें होता है प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, करेक्ट यस है ना? तीन चीजें होती है। अब वही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, उसका ही मॉडिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है बेटा, एक का नाम है जेकब, एक का नाम है मोनाड। इन्होंने बेटा ये कंसेप्ट प्रपोज किया है, लैक ओपेरॉन कंसेप्ट इन 1961 टू एक्सप्लेन द जीन रेगुलेशन। जीन के रेगुलेशन के कंसेप्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया इन ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट तो बिल्कुल समझ लो, मैंने वैसे भी आपको अब भी क्लियर किया कि लैकोपेरॉन है ना, जो भी एंजाइम बनाएगा वो ग्लूकोज के अब्सेंस में बनाएगा। क्लियर है क्या ये? यस लैकोपेरॉन जो कुछ भी एंजाइम बनाएगा वो ग्लूकोज के अब्सेंस में बनाएगा। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैकोपेरॉन काम नहीं कर सकता, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन। ठीक है, आपको समझना है, मतलब कि ग्लूकोज का अब्सेंस ही बेटा इसको ट्रिगर करेगा लैकोपेरॉन को शुरू होने के लिए। ठीक है, तो इन लैकोपेरॉन, लैक रेफर्स टू द लैक्टोज, लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज, जो भी बताया था लैक्टोज, है ना? एंड ओपेरॉन स्टैंड्स फॉर द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन्स। ओपेरॉन मतलब एक ऑपरेशनल यूनिट है जिसमें बहुत सारे जीन है छोटे मोटे, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। मतलब ये हो गया लैक ओपेरॉन। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओपेरॉन्स आर यस वेरी कॉमन, बहुत सारे ओपेरॉन है, वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। एग्जांपल जैसे कि लैक ओपेरॉन तो है ही, जैसे अभी मैंने बताया आपको टीआरपी ओपेरॉन, देन एआरए ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वेल, देखो ये सब नाम क्या है? ये अमीनो एसिड है ना, हिस्टेडीन, वेलिन, है ना, ये सारे। तो बेटा डेफिनेटली हम लोगों को ये समझना है लैक्टोज, ट्रिप्टोफैन, अरेबिनोज, हिस्टेडीन, वेलिन, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है जिनका भी हमें क्या कहते हैं रेगुलेशन करना है और हम लोगों ने स्टडी किया है, वैसा हमने उनके लिए नाम रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो हम लोगों को ये बहुत ही क्लियरली समझ में आना चाहिए कि इसका थोड़ा सा पेन एंड पेपर वर्क हम लोग पहले करते हैं ताकि हमें चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ में आ जाए। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही क्या बोलते हैं ऐसा व्यू प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आप जो भी एनसीईआरटी में पढ़ोगे या जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो तुरंत आपको समझ में आ जाए। ये चीज मैं अभी नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट करूंगा, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे बच्चों। देखो एक्चुअली ये है स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ से लेकर ये वाला जीन है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इतना पोर्शन स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब यहाँ से कॉपी करना शुरू करोगे यहाँ तक कॉपी करोगे, और मान लेते यहाँ पे हमारे एंजाइम वाला है ना पोर्शन है। ठीक है, नाउ
तो ऑब्वियसली बेटा आपको पता है कि अपस्ट्रीम पोजीशन पे प्रमोटर होता है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्रमोटर। ठीक है, ये है प्रमोटर। ठीक है, अब वो कल के क्लास में मैंने बताया था कि देखो प्रमोटर क्या करता है। प्रमोटर की पोजीशन ऐसी होती है जहां पे सिग्मा फैक्टर जाके अटैच होता है। कल बताया था ना, सिग्मा फैक्टर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, है ना। कौन आया? सिग्मा फैक्टर। यस सर। और सिग्मा फैक्टर को जाकर के प्रोकैरियोट में ऐसे ही होता है। फिर सिग्मा फैक्टर को जाकर के यहाँ पे मेन जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जाके बाइंड हो जाएगा, फिर आगे चल करके वो इसी डीएनए से आरएनए बनवाएगा। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मान लो अब ये रोड है, अब ये एंजाइम है, इसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। अगर सिग्मा फैक्टर ज्वाइन हो गया तो, क्योंकि प्रोमोटर तो रेडी है उधर, तो अगर प्रमोटर रेडी है तो, और अगर पॉलीमरेज आकर के अटैच हो गया तो आगे इनको कौन रोकेगा? कोई नहीं, है ना। ये तुरंत बेटा आरएनए बनाना शुरू करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो बीच में सीक्वेंस है ना, स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर के बीच में जो सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं बेटा ऑपरेटर सीक्वेंस। अब इसका अलग ही प्रॉब्लम है, दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, अब ये गाड़ी है यार, ये रास्ता है ना, इस रास्ते पे ये गाड़ी चलना चाहती है। बट अगर आपने बड़ा सा पत्थर लगा के रख बीच में, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं, है ना। अरे गाड़ी है, यस ट्रक है बहुत सर। बड़ा, रोड पे चलना है उसको, आप बोलोगे है ना, और रोड पे आपने बड़ा सा पत्थर बीच में लग के रखा, तो वो तो गाड़ी रुकी रहेगी जब तक वो पत्थर हटाओगे नहीं तब तक। तो बेटा लैक ओपेरॉन भी ऐसा ही, वो स्विच्ड ऑफ है। क्यों ऑफ है? अंडरस्टैंड करो क्यों बंद है वो, क्योंकि आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे है ना इनहिबिटर सीक्वेंस है यहाँ पे, या रेगुलेटर सीक्वेंस है, या इनहिबिटर सीक्वेंस है। ये क्या करता है इनहिबिटर सीक्वेंस? ये यहाँ पे एक छोटा सा एमआरएनए बना करके एक प्रोटीन बना देता है। ये प्रोटीन, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं रिप्रेसर, मतलब वो पत्थर। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन इसने बना दिया वो पत्थर। ठीक है, और ये रिप्रेशन प्रोटीन की खासियत ये है, ये जा करके बराबर बेटा ऑपरेटर में जाके बाइंड हो जाता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अब सिग्मा फैक्टर बाइंड है, पॉलीमरेज भी आ गया है, बट जब तक बेटा वो रिप्रेसर मतलब जो रोक के रखने वाला प्रोटीन है, पत्थर है, उसको नहीं हटाओगे तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ती। सबको समझ में आ रहा है? इसीलिए वो ऑफ है, बंद है। मतलब इस स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए और प्रोटीन बन ही नहीं सकता। कब तक नहीं बनेगा? कब तक नहीं बनेगा? जब तक वो रिप्रेसर प्रोटीन हटाया नहीं जाएगा। यस एवरीवन। यस। जब तक आप वो रिप्रेसर प्रोटीन को नहीं हटाओगे, है ना, unless and until you remove the repressor protein, the polymerization will not begin, the transcription will not begin. So the condition is to switch on this operon, you must remove the repressor protein. ठीक है, और ये तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब सेल के अंदर लैक्टोज की एंट्री हो। जब उसको आप ग्लूकोज भी दोगे तो लैक्टोज आएगा ही नहीं, करेक्ट है, क्योंकि लैक्टोज ही इंड्यूसर है। लैक्टोज क्या है बेटा? इंड्यूसर है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज जब आ जाता है तो लैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड हो जाता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बदल देता है कि इसकी पकड़ होती है ढीली होगी, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा रिप्रेसर और इंड्यूसर जो है इस तरह से अलग हो जाते हैं। बस अब जैसे ये निकाला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज आया ना, लैक्टोज जैसे ही आएगा यहाँ पे अटैक मारेगा, वे चलो निकल रहे थे। तो लैक्टोज वो है ना इंसान है, मान लेते हैं, जो उस पत्थर को उठाएगा, ड्राइवर को बोलेगा अब तू गाड़ी चला, और गाड़ी चालू हो जाएगी, ऑन। तो याद रखो बेटा ये हमेशा बंद होते हैं। लैकोपेरॉन इज ऑलवेज स्विच्ड ऑफ। इसको लैक्टोज आएगा तब शुरू किया जाएगा, इसीलिए है ना इंड्यूस किया जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा हम लोग? इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चों? यस, हेलो। नो सर। देखो कौन कौन से जीन है रे? स्ट्रक्चरल जीन है, ऑपरेटर जीन है,
प्रमोटर है और इनहिबिटर है। इनहिबिटर का क्या काम है? पत्थर बनाओ। ऑपरेटर का क्या होता है? वो क्वेश्चन यही पूछते हैं आपको नीट में, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटर सीक्वेंस? कुछ नहीं, है ना। रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू द ऑपरेटर सीक्वेंस, बराबर है। वो पूछेंगे लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन है? अरे खुद लैक्टोज इंड्यूसर है भाई, और कौन है? समझ रहे हो बेटा कंसेप्ट है? लैक्टोज इज द सर इंड्यूसर। फिर जब बोलो। सर जब रिप्रेसर हट जाएगा तो फिर वो जो जो स्ट्रक्चर है वो भी रिप्रेसर हट जाएगा ना, तो रिप्रेसर अगर हट गया तो काम ही खत्म, है ना। पॉलीमरेज एंजाइम को रास्ता सूला मिला, वो तो कॉपी बनाता जाएगा, बात तब तक बनाएगा जब तक रिप्रेसर वापस से वहां पे अटैच नहीं होगा। मतलब अगर इस ओपेरॉन को बंद करना है, ट्रांसक्रिप्शन को बंद करना है, तो ऑब्वियसली बेटा फिर से रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बाइंड होना चाहिए। और तब तक ये हो, जब तक लैक्टोज है तब तक तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बताया है। ठीक है, तो दो प्रकार के ओपेरॉन तो हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरॉन और एक होता है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अब मैं एक बहुत सिंपल एनालॉजी बताता हूँ ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है वो समझ में आए। देखो बेटा, ये रास्ता है ना, ये रास्ता है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए, आरएनए, व्हाटएवर में भी। अब इस पे एक जीन है, मतलब एक घर है, ये एक शॉप है, ये एक शॉप है, ये एक शॉप है। होता क्या है कि हम लोग देखो, कई कई कुछ कुछ सम शॉप्स आर देयर, दे आर 24/7 ओपन वर्किंग। तो बेटा हमारे डीएनए में बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो कभी भी रुकते नहीं, वो कभी स्विच ऑफ नहीं होते, दे ऑल ऑलवेज वर्किंग। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इनको कंस्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। ठीक है, या तो होमिक जीन कहते हैं, मतलब जो घर चला रहे हैं यार। अब टीआरएनए बनाने वाला जीन है, वो तो बंद करते रहना पड़ेगा काम उसको, क्योंकि देखो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसमें टीआरएनए के बिना काम ही नहीं बन सकता। तो बहुत सारे ऐसे जीन हैं जो हमेशा ही ऑन होते हैं ना। कुछ कुछ शॉप ऐसे हैं जो पर्टिकुलर फेस्टिवल पे ही शुरू होते हैं, नहीं तो हमेशा बंद ही रहते हैं, ऑलवेज ऑफ। तो जब इनको खोला जाता है, मतलब इनको हम लोग बोलते बेटा इंड्यूसिबल जीन। जब रिक्वायरमेंट होंगी तभी इसको शुरू करेंगे, इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन, जो कि लैक ओपेरॉन उसका बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, लैक ओपेरॉन हमेशा स्विच्ड ऑफ होता है। जब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तभी बेटा उसको ऑन किया जाएगा, अदरवाइज किया जाएगा क्या? नहीं, कोई नीड नहीं। कुछ शॉप ऐसे हैं जो हमेशा ही शुरू होते हैं, बट कोई दंगा फसाद हो गया या बहुत ही भयंकर वाली छुट्टी है तो उसी समय वो ऑफ होते हैं, नहीं तो ये हमेशा ऑन होते हैं, बट इनको स्विच ऑफ किया जा सकता है ना। तो ऐसे ओपेरॉन को हम रिप्रेसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिप्रेसिबल जीन या रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इसका एग्जांपल है टीआरपी ओपेरॉन, जो अभी मैंने बताया था ऊपर, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, ये रिप्रेसिबल है, मतलब ये हमेशा चालू रहते हैं। बट अगर ट्रिप्टोफैन का अमाउंट, मतलब देखो प्रोग्रेस ना, मतलब देखो कोई भी इंडस्ट्री है यार, है ना, मतलब जलेबी बेचने वाला इंसान है, मान लेते दुकान है। अब इसने वो हमेशा जलेबी बनाता ही रहता है, क्योंकि लोग आके खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, आते जाते हैं, जलेबी खत्म होती रहती है। मान लो बेटा एक दिन लोगों ने तय किया आज को जलेबी ना खरीदेंगे भाई, है ना, आज गुलाब जामुन खाएंगे। तो यार उसकी जलेबी तो जमा हो जाएगी, तो वो बंद कर देगा दुकान, बोले यार हट, है ना, प्रोडक्शन बंद करो, है ना। तो वही है, टीआरपी ओपेरॉन वैसा ही होता है कि प्रोडक्ट खुद जा करके बोलता है कि बहुत प्रोडक्ट्स कर लिया, अभी बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। तो इसको बोलते हैं रिप्रेसिबल। नहीं तो ये हमेशा ऑन होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन, बट ये कभी ऑन ऑफ नहीं होंगे, ये इसका कोई ऑफ होने का कोई चांस नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का जो होता है उनका कोई भी ऑफ होने का चांस नहीं है ना। ये हमेशा ऑन होते हैं, बट जरूरत पड़ेगी तो ऑफ किए जाएंगे, तो उनको रिप्रेसिबल बोलते हैं। नाउ ये आते हैं। ठीक है, ये जैसे बीएमसी है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये क्या करते हैं, है ना, सबसे बेटा मतलब क्या है, सबको कंट्रोल करते हैं, है ना। इसको हमेशा चालू रखना है, इसका ख्याल रखेंगे। इसको कभी कभी ऑन करना है, इसका ख्याल रखेंगे। इसको कभी कभी ऑफ कर, तो इनको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर जीन। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेटर जीन। तो आप ये समझो
कि हम जो ओपेरॉन वाला मॉडल पढ़ते हैं, ये रेगुलेटर जीन तो है, वो जो बताया मैंने, आर जीन, आई जीन, जो अभी बताया ना, जो रिप्रेसिबल प्रोटीन बनाया उसने, ठीक है। तो ये तो वो है जो कि रिप्रेसिबल प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन्स बनवाते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। ये वो है जो कि मेंटेनेंस पे लगे पड़े हैं, इनका तो ऑन ऑफ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट ये वो है जिनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्किंग होती है, इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ओपेरॉन्स, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो बेटा हम लोगों को एनसीईआरटी में सिर्फ लैक ओपेरॉन दिया है, मतलब सिर्फ इंड्यूसिबल ओपेरॉन दिया गया है। क्या आपको क्लियर है बेटा कंसेप्ट, क्या बताया मैंने? मतलब यस परफेक्ट एनालॉजी बताइए जिसपे आपके दिमाग में फिट हो जाए कि एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इस कंसेप्ट को यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के मतलब इसी जीन के रेगुलेशन वाले एक्सप्रेशन वाले पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने समझा ही दिया है वैसे भी, जो मेन उसका जो बेसिक है वो। बाकी जो एंजाइम्स उसमें है, जेड जीन क्या है, ए जीन क्या है, वाई जीन क्या है, लैक्टोज का ही क्या है, ग्लूकोज को हम निगेटिव कंट्रोल वाला क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो थोड़ा सा पोर्शन है जिसको हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दो कंसेप्ट है आपके बुक में, उनके बारे में बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।